हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो क्लास 11th का है उसका सेकंड पार्ट जो है वीडियो बना रहे हैं। इस फर्स्ट पार्ट में मैंने जो है बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिया है। जो स्टार्टिंग के हैं उसको आप लोग देख लेना। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और जो श्रोडिंजर्स के वेव इक्वेशंस, इस सब के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर बात करें हम लोग कि क्वांटम नंबर्स होता क्या, अगर इसकी डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे तो आप सिंपली कह सकते हो कि द कांस्टेंट यूज्ड इन द श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन इज कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है एटम के अंदर। ठीक है, अगर मान लो कि आप अगर जो है अपने घर पे रहते हो, आपसे मिलने के लिए कोई दोस्त आता है, रेलवे स्टेशन पे आता है, ठीक है, वो जाकर के वहां ऑटो वाले को कहता है कि मुझे अपने दोस्त के पास जाना है। तो वो पूछेगा कि कौन से पार्ट में रहता है, वो दिल्ली के कौन से पार्ट में रहता है, मान लो वो कह देगा रोहिणी में रहता है। तो कहेगा रोहिणी में कौन से सेक्टर में रहता है, फिर कहेगा कि इस सेक्टर में रहता है, फिर कहेगा इस सेक्टर के कौन से ब्लॉक में रहता है। ठीक है, फिर ब्लॉक में पहुंचेगा, फिर पूछेगा उसका बिल्डिंग नंबर बताओ। ठीक है, और लास्ट में आने के बाद वो घर में जो है आकर के उसका दोस्त भी होगा और बाकी फैमिली मेंबर्स भी होंगे। तो इसी तरह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का भी एड्रेस होता है क्वांटम नंबर्स में, जिसमें सबसे पहले आता है ऑर्बिट नंबर। ठीक है, जिसमें एक बड़ा सा ऑर्बिट नंबर होता है जिसके अंदर में ढेर सारे सबसेल होते हैं। जो ऑर्बिट होता है उसको सेल भी कहते हैं, उसके अंदर में होते हैं सबसेल, और सबसेल के अंदर में होता है ऑर्बिटल्स, और उस ऑर्बिटल्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर ऑर्बिटल का डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप सिंपली कह सकते हो द 3 डायमेंशनल स्पेस इनसाइड द एटम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, तो अब हम लोग बच्चों क्वांटम नंबर शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वांटम नंबर आता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर जिसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो ये क्या क्या बताता है, तो देखो ये बताता है आपका ऑर्बिट नंबर और सेल नंबर। ऑर्बिट नंबर और सेल नंबर मतलब n इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो गया फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, n इक्वल्स टू 2 तो सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड। इट गिव्स द टाइप्स ऑफ सबसेल, टाइप्स ऑफ सबसेल इन अ गिवन सेल। ठीक है बच्चों, किसी पर्टिकुलर सेल में इन अ गिवन सेल, ये बताता है टाइप्स ऑफ सबसेल। मतलब तो n इक्वल्स टू 1 में सिर्फ एक ही तरह का सबसेल होगा s, n इक्वल्स टू 2 में दो तरह के सबसेल होंगे s और p, n इक्वल्स टू 3 में 3 टाइप के सबसेल होंगे s, p और d, n इक्वल्स टू 4 में 4 तरह के सबसेल होंगे s, p, d और f। ठीक है ना बच्चों, तब एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे एनसीईआरटी में कि अगर मान लो जी सबसेल भी एग्जिस्ट करता तो वो कौन से सेल से स्टार्ट होता है। तो आप देख चुके हो कि अभी तक सिर्फ 4 सबसेल हैं, है ना, तो वो कहां पे आए n इक्वल्स टू 4 में। तो अगर मान लो 5th सबसेल भी एग्जिस्ट करता तो कहां पर आता, कहोगे बिल्कुल n इक्वल्स टू 5 में आ जाता वो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा, ये सेकेंड एप्लीकेशन हो गया इसका। अब इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि मोर द वैल्यू ऑफ n, मोर द वैल्यू ऑफ n मतलब जितना ज्यादा ऑर्बिट नंबर होता चला गया, जितना ज्यादा क्वांटम नंबर होता चला जाएगा, साइज विल बी लार्जर, साइज विल बी लार्जर। ठीक है, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑर्बिट नंबर के स्क्वायर का। ठीक है, फोर्थ, मोर द वैल्यू ऑफ n, more the value of n, more will be energy, more will be energy। ठीक है बच्चों, more will be energy। तो देखो बच्चों क्या होता है कि आपने देखा होगा एनर्जी क्या होता है हमारा -13.6 बाय एन स्क्वायर, है ना। तो अगर n की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी तो नेगेटिव में वैल्यू कम होता जाएगा, है ना, यानी कि नेगेटिव में वैल्यू कम होगी, यानी कि उसकी पॉजिटिव में वैल्यू ज्यादा होती चली जाएगी। इसलिए हम लोग कहते हैं जितनी ज्यादा n की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी और उतना ही लार्जर उसका साइज होगा। ठीक है बच्चों,
तो ये हो गया हमारा इसके कुछ इंपॉर्टेंस। इसके अलावा और क्या क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता सकता है, इसको देखते हैं। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि n ही बताता है हमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट में कितने रह सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ एप्लीकेशन इसका ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth सेल, इन nth सेल, ये होगा बच्चों 2 इंटू एन का स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि मैं पूछूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट सेल, तो क्या कहोगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 2। सेकेंड सेल की बात करूंगा, ये क्या होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 8। थर्ड सेल की बात करूंगा तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 18। अगर मैं फोर्थ सेल की बात करूंगा तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 32। ये सब होते हैं बच्चों मैजिक नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं 2। सेकेंड सेल में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं 8। थर्ड सेल में कितने रह सकते हैं मैक्सिमम तो 18। और फोर्थ सेल में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं तो 32, है ना। अब देखो बच्चों, क्या होता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर 2n स्क्वायर है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अगर ऑर्बिटल्स पूछे तो क्या होगा, तो होगा n स्क्वायर। तो फिफ्थ लिखेंगे हम लोग कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सेल या इन nth सेल, ये होगा बच्चों n स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैंने बात किया n इक्वल्स टू 1, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, है ना। n इक्वल्स टू 2 में कितने हो जाएंगे 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारे जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी आ जाएंगे। तो ये सब क्या था बच्चों, बात हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। अब चलते हैं हम लोग सेकंड, जो सेकंड क्वांटम नंबर है उसको कहते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग स्मॉल l से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग चलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स, है ना, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एल से। ये क्या बताता है बच्चों, ये बताता है शेप ऑफ द सबसेल इनसाइड द गिवन सेल, है ना, कि जो सेल के अंदर में जो सबसेल है उसका किस तरह से शेप होता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि सबसे पहले लेते हैं हम लोग L इक्वल्स टू 0 होता है बच्चों एस स्फेरिकल, एस जो होता है एस सब सेल के लिए होता है। और इसका शेप कैसे होता है तो स्फेरिकल, इसका शेप कैसे होगा तो स्फेरिकल। इसी तरह से L इक्वल्स टू 1 होता है हमारा P सब सेल के लिए, है ना, P सब सेल के लिए उसका शेप कैसे होता है डंबल शेप। ठीक है, L इक्वल्स टू 2 होता है D सब सेल के लिए, उसका शेप कैसे होता है तो डबल डंबल। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा डबल डंबल, है ना। अगर F होता तो होता ट्रिपल डंबल, लेकिन वो दे नहीं रखा है इसलिए हम उसको भी नहीं लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होता है शेप ऑफ द सबसेल। और आपको ये भी पता चल गया कि S के लिए L की वैल्यू 0 होता है, P के लिए L की वैल्यू 1 होता है और D के लिए L की वैल्यू 2 होता है ना बच्चों। तो और क्या क्या चीजें ये बताता है इसको डिस्कस करते हैं। देखो बच्चे, क्या होता है कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ n, सेकेंड पॉइंट लिखते हैं हम लोग, ये फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ n L varies from 0 to n minus 1। हर एक n की वैल्यू के लिए L की वैल्यू 0 से n minus 1 तक वेरी करेगा। मतलब n इक्वल्स टू अगर 1 है तो L की वैल्यू सिर्फ 0 रहेगा, n की वैल्यू अगर 2 है तो L की वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 नहीं होगा। n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू क्या हो सकता है 0, 1 या 2, कभी 3 नहीं होगा। और इससे यह भी पता चल जाता है, देखो L इक्वल्स टू 0 मतलब इसमें सिर्फ S सब सेल होंगे।
और इसमें क्या होगा, s और p सबसेल होंगे, और इसमें क्या होगा, s p और d सबसेल होंगे, क्योंकि हमने पीछे देख लिया था कि l की वैल्यू 0 मतलब s, l की वैल्यू 1 मतलब p, l की वैल्यू 2 मतलब d, है ना बच्चों। ये हो गया हमारा। अब देखो सेकंड, किसी भी ऑर्बिटल के लिए, किसी भी सबसेल के लिए अगर आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना तो निकाल सकते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी सबसेल, ये होता है बच्चों रूट ओवर ऑफ एल इंटू एल प्लस वन, और बाहर में आता है एच बाय 2 पाई, ठीक है। ये होता है किसी भी ऑर्बिट, किसी भी सबसेल के लिए आपको पूछेगा एंगुलर मोमेंटम, तो एल की वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम, ये है एच बाय 2 पाई। तो देखो बच्चों, कहीं कहीं पर ना ऑब्जेक्टिव में एच बाय 2 पाई की जगह पर एच बार भी लिखा रहता है, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें हैं बच्चों एज्यूमेथल क्वांटम नंबर यानी कि एल के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो थर्ड क्वांटम नंबर है उसकी बात करते हैं। तो देखो बच्चों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये बताता है हमारा कि किसी भी सबसेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी ओरिएंटेशन क्या होती है। तो थर्ड होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बताता है बच्चों, तो लिखोगे इट टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबसेल, ठीक है बच्चे। किसी गिवन सबसेल में जो है इसकी वैल्यू, इसका जो ओरिएंटेशन क्या क्या हो सकता है इसको बताता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, यानी कि डायरेक्शन को बताता है। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, सेकंड पॉइंट ले लेते हैं फिर इकट्ठा डिस्कस करेंगे। इसमें लिखेंगे इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम -L टू +L थ्रू जीरो, थ्रू जीरो, है ना। मतलब इसकी वैल्यू हमेशा L की वैल्यू पे डिपेंड करती है, और वो -L से +L। जैसे L की वैल्यू अगर 0 है तो M की वैल्यू भी 0 होगा, ठीक है। तो उसका शेप क्या होगा बच्चों, स्फेरिकल। तो इसकी क्या होगी, नो डायरेक्शन, ठीक है। एक ही होगा हमारा S, है ना, और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। लेकिन जब L की वैल्यू 1 लूंगा तो M की वैल्यू क्या है पता है आपको, -L से +L, तो M होगा -1 0 +1, है ना। तो ऐसे में कह सकते हैं इसका हम लोग कि P के जो है 3 डायरेक्शन होंगे। जैसे कि मान लो बच्चा, ये ले लिया मैंने PX, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, तो इसको लिखूंगा मैं PX। इसी तरह से अगर ये वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, इसको क्या कहूंगा मैं PY। और अगर ये है हमारा जेड एक्सिस तो इसको लिखूंगा मैं PZ, ठीक है। तो M की 3 वैल्यू आ गई PX PY PZ के लिए, ठीक है। अब बच्चों इसी तरह से D की बात करेंगे हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट है सबसेल। तो D सबसेल के लिए L की वैल्यू क्या होता है, 2, ठीक है। तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि M की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो देखो बच्चों, फॉर D L इक्वल्स टू क्या होगा, ये किसके लिए है, फॉर D सबसेल, L की वैल्यू 2, तो M की वैल्यू क्या होगा, -2 -1 0 +1 +2, मतलब 5 वैल्यू। तो देखो बच्चों क्या क्या हो सकता है, तो हम जो है 3 ऐसे बना लेंगे बच्चों। अब देखो एक जो है बच्चे ये हो जाएगा, और एक ले लिया मैंने
ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है, इसको कहते हैं डी जेड स्क्वायर। ये एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग है, इसको लिखते हैं हम लोग डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको एक्स और जेड लिख लिया तो इसको लिखेंगे डी एक्स जेड। ये एक्स है और ये वाई है तो इसको लिखेंगे डी एक्स वाई। और इसको जेड और इसको वाई लिख लेंगे तो ये क्या होगा हमारा डी वाई जेड। ठीक है ना बच्चों। तो L की वैल्यू 2 के लिए M की वैल्यू 5 होंगी, जो 5 अलग अलग जो है D सब सेल की ओरिएंटेशन को बताएगा। ठीक है बच्चों। तो D के बच्चों अगर हम 5 ऑर्बिटल्स लेंगे तो कैसे होंगे, 1 2 3 4 5, है ना। तो इसके लिए लिख लेंगे M की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2, है ना। इसी तरह से बच्चों P के लिए अगर हमसे पूछेगा कि P के लिए कैसे निकालोगे M की वैल्यू, तो P के लिए बच्चों L की वैल्यू क्या था 1, तो M की वैल्यू क्या होगा -1 0 +1। आपको ये कैसे पता चलता है कि कितने डब्बे होंगे, है ना। तो इसमें डब्बे के लिए आप ये सोच सकते हो आप कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ L M हैज 2L + 1 वैल्यूज, है ना। तो हर एक L के लिए बच्चों M की कितनी वैल्यूज होंगे 2L + 1, और उतने ही होंगे आपके डब्बे, उतने ही होंगे ऑर्बिटल्स, है ना। जैसे के लिए S के लिए L की वैल्यू में 0 ले लूं, फॉर S L की वैल्यू 0, तो M की कितनी वैल्यू होंगे सिर्फ एक, 2 × 0 + 1 यानी कि सिर्फ एक वैल्यू होंगी। ठीक है, तो उसमें डब्बे भी क्या होंगे, सिर्फ एक होंगे, है ना। इसी तरह से अगर मैं P के लिए लूं तो L की वैल्यू 1, तो M के लिए कितनी वैल्यूज होंगे, तो 2 × 1 + 1 -1 0 1, यानी कि इसमें कितनी ऑर्बिटल्स हो जाएंगे 3, है ना बच्चों। तो इस तरह से क्या होगा कि किसके लिए कितने ऑर्बिटल्स होंगे ये चेक करने के लिए आप L की वैल्यू वहां पुट कर दो, तो उतने सारे आपके ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब है बच्चों लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर। देखो बच्चों क्या था स्पिन क्वांटम नंबर में, जब हम लोग पहुंच गए ऑर्बिटल के अंदर में तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को देखा गया। जैसे देखो हर एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना। तो उसमें से जो है एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। ठीक है, तो लास्ट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। इसको एस से भी लिखा जाता है और कहीं कहीं पे एम एस से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो किसी भी ऑर्बिटल में मान लेते हैं बच्चों कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है इलेक्ट्रॉन, तो एस की वैल्यू लेते हैं हम लोग +½ अगर किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज मूव करता है तो ये होता है -½ लेकिन ये देखो फिक्स नहीं होता, ये बेसिकली +½ और -½ ये दिखाना चाहता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वांटम नंबर्स। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों आता है कुछ टर्म हमारे जिसको कहते हैं हम लोग नोड और एंटी नोड। ठीक है, तो नोड क्या होता है बच्चों, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है उसको कहते हैं नोड। जैसे कि मान लो बच्चों P का ही हम लोग लेते हैं, देखो तो ये जो पोर्शन है बच्चों ये क्या कहलाएगा हमारा नोड, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, और ये क्या कहलाएगा हमारा एंटी नोड, है ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे और एंगुलर नोड्स कितने होंगे। रेडियल नोड्स का मतलब ये हो गया बच्चों कि जैसे कि पहला ऑर्बिट का बाउंड्री ये है, फिर आपको गैप दे रखा, फिर दूसरे ऑर्बिट का बाउंड्री आ गया, है ना। तो ऐसे में नंबर ऑफ जो है रेडियल नोड्स कितने कितने हो, जैसे यहां पर हो गया नोड, है ना। फिर अगर मान लो अगला ऑर्बिट ले लेते तो क्या होता है, यहां भी नोड हो सकता था हमारा, है ना। तो वही जो है कितने नोड्स होते हैं वो रेडियल इसके लिए ऐसे ले लेते हैं, और एंगुलर नोड्स का मतलब किस एंगल पर जो है उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं। तो किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आपको अगर फाइंड करना है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होता है हमारा नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, इसका फॉर्मूला होता है n-l-1। ठीक है, अब जैसे कि इसी तरह ले लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स,
वो क्या होता है, वो सिर्फ होता है एल। तो इसलिए मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा n-1, है ना बच्चे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट, फर्स्ट में लेंगे नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, सेकंड लेंगे नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, ठीक है, इन 3p सबसेल। ठीक है बेटा, 3p सबसेल में आपसे पूछा रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स, तो कैसे करेंगे बच्चों, फर्स्ट नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, ये होता है n-l-1। देखो जब 3p है तो उसके लिए n कितना हो गया 3, p है तो l की वैल्यू कितना होगा 1, तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि सिर्फ इसमें एक ही होंगे रेडियल नोड्स, है ना। अगर आपसे कह रहा है एंगुलर नोड्स निकालो, एंगुलर नोड्स, तो वो क्या होता है l। देखो बच्चों ये p था, तो p के लिए क्या सकते हैं हम लोग, फॉर p l इक्वल टू क्या होता है 1, इसलिए एंगुलर नोड्स भी क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। और टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे 2। ओके, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब देखो बेटो, जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी ऑर्बिटल्स में जो हम लोग फिलिंग करेंगे, है ना, तो किस ऑर्डर को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके लिए बच्चों दो रूल आता है, पहले आता है बच्चों हंट्स रूल, फिर आता है पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहला है हमारा हंट्स रूल। हंट्स रूल कहता है कि जब भी किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम अगर डिफरेंट ऑर्बिटल में डालने लगते हैं, तो जब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हो तो सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दो, और सब हाफ फिल्ड हो जाए यानी सब में एक एक पड़ जाए, तब जाकर के आप जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन दो। जैसे कि मान लो बच्चों आपके पास जो थे 4 इलेक्ट्रॉन थे, पी में आपको भरने थे, किसी बच्चे ने ऐसा कर दिया, ठीक है, किसी ने ऐसा कर दिया, तो ये भी गलत और ये भी गलत। उसका कहना ये है कि अगर 3 ऑर्बिटल हैं तो सबसे पहले क्या करो, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, 3 हो गए, तब जाकर के आप क्या करो कि चौथे इलेक्ट्रॉन को दो, ठीक है। तो आपको ऐसे दे देगा इलेक्ट्रॉन, कहेगा ये किस रूल को वायलेट कर रहा है, तो क्या कहोगे आप लोग, हंट्स रूल को, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हंट्स रूल, ठीक है। तो इसकी बच्चों स्टेटमेंट जो है हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, स्टेटमेंट इसका ये कहता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स started only when all orbitals are half filled, ठीक है बच्चे। तो देखो बच्चों, इसका मतलब वही हो गया, जैसे मान लो बेटा डी सबसेल की बात करते हैं, हमारे पास अगर मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले एक एक दे देंगे, ठीक है, तब जाकर के हम लोग पेयरिंग करेंगे, ठीक है। ये तो सही हो गया, लेकिन अगर किसी ने ऐसे कर दिया 1 2 3 4, किसी ने ऐसे कर दिया, तो ये क्या होगा, हंट्स रूल को वायलेट करता है, ठीक है। देखो अच्छा, इसमें एक टर्म है डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, तो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो अभी आप लोग यही पढ़ोगे बच्चों की पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो सेम है। आगे 12th क्लास में जाके आपको पता चलेगा कि इन सब में भी अलग अलग एनर्जी आती है। तो फिलहाल क्या बच्चों, तो ये पांचों डीजेनरेट हैं, तो सबसे पहले सब में सिंगल सिंगल देंगे, उसके बाद ही हम लोग इसमें पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ये था हंट्स रूल। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारा पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है।
तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है। तो इसकी एक डायरेक्ट स्टेटमेंट है, एक इसकी इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देखो बच्चों ये कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल फोर सेम क्वांटम नंबर्स, ठीक है। हम इसमें लिखेंगे नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल सेम फोर क्वांटम नंबर्स, ठीक है। इसका यह कहना है कि किसी भी एटम में ऐसे कोई भी दो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते जिसके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो। तो बच्चों इसको देखने के लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये लेते हैं बच्चों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दे रखा है बच्चे, एक इस तरह से है, ये मान लो 3p है ना। 3p में बेटा ये है 3p4, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले हम इन दोनों का चेक करते हैं चारों के चारों क्वांटम नंबर्स कैसे निकलता है। तो देखो बच्चों 3p की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू क्या होगा 3, इसके लिए भी n की वैल्यू 3, इसके लिए भी। अब p है तो l की वैल्यू 1, इसके लिए भी, l की वैल्यू 1, इसके लिए भी। अब बच्चों पता है आपको कि जब हमारे पास l की वैल्यू 1 होता है तो m की वैल्यू -1, 0 +1, तो m की वैल्यू इसके लिए भी -1, m की वैल्यू इसके लिए भी -1। लेकिन लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर जो ऊपर वाला है उसके लिए क्या लिखोगे आप, +12, और इसकी वैल्यू क्या लेंगे -12, है ना। तो इस तरह से क्या हो, 3 तो सेम हो गया, चौथा डिफरेंट हो गया। आप लोगों ने कहा नहीं सर ऐसा करो, इसको और इसको कंपेयर करके देख लो, देख लेते हैं, इसका फाइंड करते हैं, है ना बच्चे। तो ये भी है 3p का ही पार्ट है, तो n हो जाएगा इसका 3, l हो जाएगा 1। अब देखो m की वैल्यू इसके लिए -1, इसके लिए 0, इसके लिए +1, है ना बच्चों। मैं बता चुका हूं बच्चों कि जब l की वैल्यू 1 होता है तो m की वैल्यू जो होती है -1, 0 और +1, हम लोग ऐसे लेते हैं ना। तो देखो इसके लिए m की वैल्यू थी -1, तो इसके लिए m की वैल्यू क्या होगा 0, और s की वैल्यू +12। तो कुछ भी कर लिया बच्चों हमने, मैक्सिमम जो है 3 क्वांटम नंबर ही सेम आया, ठीक है। अब अगर मान लो बच्चों अगर यहां पर तीसरा इलेक्ट्रॉन ले लेते जो ऊपर होता, तब तो ये इसके चारों के चारों क्वांटम नंबर उससे मैच कर जाते, है ना। लेकिन उसने क्या कहा है कि ऐसा कोई भी दो इलेक्ट्रॉन नहीं है जो एक एटम में जिसके चारों क्वांटम नंबर सेम हो, यानी कि हम तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें हम रख ही नहीं सकते, है ना। तो इनडायरेक्टली उसने क्या कहा कि किसी एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसीलिए कहा था बच्चों ये तो है डायरेक्ट स्टेटमेंट, और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में क्या कह सकते हैं हम लोग कि n ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों। इसमें हम लोग कह सकते हैं इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में n ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी हो गया बच्चों पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोगों ने ये सारा प्रिंसिपल पढ़ लिया, अब चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, इन सभी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखो बच्चों इसके लिए जो है एक ऑफ बाउ रूल है, वो क्या कहता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट ऑर्बिटल्स में आप फिल करो तो उसमें सबसे लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में सबसे पहले फिल करो, उसके बाद हायर एनर्जी वाले में फिल करो। तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स आर अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। तो ये जो है बच्चों ऑफ बाउ प्रिंसिपल जो है हमारा ऑफ बाउ प्रिंसिपल, इसमें क्या कहता है
filling of electrons in different orbitals, are according to increasing energy, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब ये हो गया, दैट इज लोअर एनर्जी ऑर्बिटल will filled up first, है ना, then higher energy orbital, तो देखो बच्चों, एक बार स्टेटमेंट को मैं बताता हूं कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स आर अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी, दैट इज लोअर एनर्जी ऑर्बिटल विल फिल्ड अप फर्स्ट देन द हायर एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, तो हमेशा हम लोग इसी तरह से करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को जो डिफरेंट ऑर्बिटल में फिल करते हैं उसमें हम लोग यही ध्यान रखते हैं कि लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहले फिल करेंगे, देन हाई एनर्जी ऑर्बिटल में हम उसको फिल करेंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी जो है बच्चों कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा है ना? तो इसके लिए रूल आता है बच्चों n+l वैल्यू। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग n+l रूल। ठीक है, तो इसमें कह सकते हो आप कि लोअर वैल्यू ऑफ n+l हैज, बल्कि इससे पहले लिखना पड़ेगा एटॉमिक ऑर्बिटल। बच्चों एक बार प्रॉपर लिख देता हूं मैं। तो देखो बच्चों, n+l रूल क्या कहता है? द एटॉमिक ऑर्बिटल विथ लोअर वैल्यू ऑफ n+l हैज लोअर एनर्जी will filled up first then the higher energy orbital। ठीक है बच्चों, सिंपली ये कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी n+l वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी, है ना, तो उसको हम पहले फिल करेंगे, उसके बाद हायर एनर्जी को। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर मान लो n+l वैल्यू दो एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए सेम आ गया, तब किसको फिल करेंगे? ठीक है, तो यहां पर हम लोग नोट में लिख लेते हैं, इफ n+l वैल्यू is same for two orbitals, then the orbital with lower value of n has lower energy and hence filled up first। ठीक है ना बच्चों, तो फिर मैंने कहा कि अगर मान लो n+l वैल्यू दो एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए सेम आ गया, तो पहले किसको फिल करेंगे हम लोग? जिसकी n+l वैल्यू में से n की वैल्यू जिसकी कम होगी। ठीक है, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए n+l वैल्यू सेम आ गई तो जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, उसको फिल करेंगे। ठीक है, तो अब बच्चों हम लोग एग्जांपल लेकर के देखते हैं। ठीक है, तो मान लो बच्चों मैं आपसे कहूं कि 3D और 4s, ठीक है, इन दोनों में से बताओ पहले कौन फिल होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों मैं कह रहा हूं 3D और 4s, इन दोनों में से पहले बताओ कि किसकी एनर्जी जो है कम होगी, किसमें हम लोग फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, पहला। और दूसरा ले लेते हैं हम लोग 3D और 4p, इन दोनों में से बताओ किसको हम लोग पहले फिल करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अभी देखते हैं बच्चे। देखो 3D के केस में क्या है, n की वैल्यू क्या है 3, और D के लिए l की वैल्यू क्या है 2।
तो कितना हो गया 5। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, n प्लस एल चेक कर रहे हैं ना। n हो गया 3, l हो गया 2, तो हो गया 5। यहां पर n प्लस एल चेक करो तो 4 प्लस 0, क्योंकि l की वैल्यू s के लिए क्या होता है 0, यानी कि 4। यानी कि 3D और 4s में कंपटीशन होगा, तो 4s की एनर्जी जो है वो कम होगी, 3D की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अब देखो बच्चों 3D और 4p दोनों के लिए n प्लस एल वैल्यू चेक करते हैं। तो 3 प्लस 2 4 प्लस 1, ये भी है 5 और ये भी है 5। अब देखो दोनों के लिए n प्लस एल वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। तो किसकी एनर्जी कम होगी, तो जिसकी n की वैल्यू कम होगी, यानी कि 3D की एनर्जी कम होगी और 4p की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, तो अब इसी को अकॉर्डिंगली देखते हुए हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, देखो फर्स्ट सेल में आता है सिर्फ 1s, सेकंड में क्या आता है 2s और 2p, थर्ड सेल में आता है 3s 3p 3d, ठीक है, फोर्थ सेल में आएगा 4s 4p 4d और 4f, है ना। तो देखो बच्चों जब आप n प्लस एल वैल्यू में अरेंज करने लगोगे तो सबसे कम होगा 1s का, फिर इससे हो जाएगा 2s का, फिर हो जाएगा 2p का, फिर हो जाएगा 3s का, फिर हो जाएगा 3p का, फिर आ जाएगा 3d नहीं आएगा, पहले आएगा 4s, फिर आएगा बच्चों 3d। ठीक है, और इस तरह से वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो 3d 10 तक में आपका z जो है 30 तक का यहीं तक आ जाएगा आपको। ठीक है, अब आगे आप n प्लस एल वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हुए आप जा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया हमारा बेटा कि इंक्रीजिंग एनर्जी, जिसको बच्चों याद करते हैं स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, क्योंकि आगे जो आएगा 3D के बाद आएगा 4p 4p के बाद आएगा 5s, है ना। तो एक जो है इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। ठीक है, आप लोग बच्चों पता है कि s में एक ही ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, p 2, p में मैक्सिमम जा सकता है 6, d में मैक्सिमम जा सकता है 10, f में मैक्सिमम जा सकता है 14। तो जैसे हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं बच्चों ऑक्सीजन का, इसका होता है 8 एटॉमिक नंबर, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों ने ऑर्डर क्या बताया था, देखो बच्चों 1s, फिर बोला था 2s, फिर बोला था 2p, फिर बोला था 3s, फिर बोला था 3p, फिर बोला था 4s और फिर आया था 3d, है ना बच्चों। तो 1s में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 2, तो क्या लिखेंगे 1s2, फिर 2s2, 4 हो गए खर्च, अब बचे कितने सिर्फ 4। तो 2p में जा तो सकते हैं 6, लेकिन इतना इलेक्ट्रॉन ही नहीं है हमारे पास, तो क्या होगा 2p4, ये ऑक्सीजन का आ गया। अब मान लो बच्चों मैं बात करता हूं मैग्नीशियम का, जिसका होता है 12, तो इसमें क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6, देखो 2 2 4 6 10 हो गया, अभी 2 और चाहिए तो 3s2, है ना बच्चों। अब अगर मैं बात करता हूं मैग्नीज का Mn का, जिसका होता है 25, तो देखो Mn25 में क्या होगा 1s में 2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक बच्चों आ गया 18, फिर लिखेंगे 4s2। ठीक है, अब बचा है 3d, उसमें जा तो सकता है 10, लेकिन हमारे पास 5 ही है तो हम ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखो बच्चों एक और चीज आपको ध्यान देना, जैसे कि एग्जाम में आप पूछा जाता है आपसे कि Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। ठीक है, Mn का तो ये हो गया बच्चों, अगर कहेगा 2+ का बताओ, इसका मतलब क्या है कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि हम 2 इलेक्ट्रॉन को लास्ट ये जो 3D है उसमें से निकालेंगे, बल्कि हम 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे 4s का, क्योंकि जो सबसे बाहर का सेल होगा, ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं Mn2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d5। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है बच्चों, एक दो चीजें और देख लेते हैं हम लोग कि देखो बच्चों, जैसे कि मान लो बेटा जी हमने किया मैग्नीशियम का, है ना, तो यहां तक जो आया 10, ये नोबल गैस एलिमेंट होता है नियन, उसके इक्वल होता है।
तो मैं इतने के बदले में लिख लूंगा नियन, ठीक है, और आगे लिख दूंगा मैं 3s2, ठीक है। अब देखो यहां तक आता है बच्चों आर्गन, 3p6 तक आता है आर्गन, तो मैं चाहूं तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिख सकता हूं आर्गन 4s2 3d5, ठीक है ना, क्योंकि जब आप 12th में जाओगे तो आपको इसी तरह से रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है, कि जो नजदीकी जो हमारा एलिमेंट होता है, जो नोबल गैस एलिमेंट होता है, हमें उसी के अकॉर्डिंगली उसको लेना होता है। तो जैसे इसकी बात, इसका ऑक्सीजन के नजदीक में कौन होगा, हीलियम, तो इसको लिख लूंगा मैं हीलियम, फिर 2s2, और ये क्या हो गया 2s2 2p4, है ना, क्योंकि इसका जो 10 से कम है, 10 से कम वाले के लिए हम लोग हीलियम लेना पड़ेगा, और 10 से 18 वाले, क्योंकि आपको पता है कि आता है हीलियम आता है एटॉमिक नंबर 2, नियॉन आता है हमारा एटॉमिक नंबर 10, इसी तरह से आर्गन आता है एटॉमिक नंबर 18, उसके नीचे आता है आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर जेनन, फिर रेडन आता चला जाता है, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह से जब भी हमें किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना होगा तो इतनी बड़ी बड़ी डिजिट को या बड़े बड़े टर्म को लेने के बजाय हम शॉर्टकट में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो दो जो ऐसे एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खास करके जो है बच्चों से पूछा जाता है, वो है क्रोमियम और कॉपर, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो है एक्सेप्शन बन जाता है रिलेशन। तो देखते हैं बच्चों, जैसे देखो क्रोमियम जो 24 है उसकी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों नॉर्मल तरीके से क्या कहोगे 1s2, क्योंकि 24 होता है, 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक आ गया बच्चों 18। अब आप कहोगे 4s2 3d4, तो ये क्या होगा बच्चों गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि देखो 4s के पास अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना, और 3d के लिए 1 2 3 4, आपके हिसाब से ये होना चाहिए, है ना, लेकिन इसमें कहा जाता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें पहुंच जाएगा, है ना बच्चे, मतलब s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके पहुंच जाएगा 3d में, ठीक है, तब जो है ये सही हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे बच्चों, तो हो जाएगा हमारे लिए 4s में 1 और 3d में 5, ये होगा एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इसका। क्योंकि रीजन क्या होता है बच्चों इसका, क्योंकि ये जो हो गया अब जितने भी ऑर्बिटल थे सब में सिंगल सिंगल आ गया, मतलब क्या हो गया ये हाफ फिल्ड हो गया, ठीक है, 3d और 4s ये सब क्या हो गए हाफ फिल्ड। तो जनरली क्या होता है कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। तो हमने क्या किया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 4 थे, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन को डी में भेज दिया, इससे क्या हो गया ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि s के एक इलेक्ट्रॉन को उसमें भेज देते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया 4s1 3d5, और इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिख सकते थे, देखो 3p6 तक क्या लिखते हैं बच्चों आर्गन, तो आर्गन 4s1 3d5। अब हम बात करते हैं कॉपर जिसका होता है एटॉमिक नंबर 29, ठीक है बच्चों। तो देखो तो इसका होगा 29, इसमें क्या होगा बच्चों, आप लोग लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक 18 हो गया। अब अगर आप लिखते हो 4s2 3d9, है ना, तो ये बेटा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां भी वही सिचुएशन आ जाता है कि मान लो बच्चे 4s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं और 3d के जो 5 ऑर्बिटल्स थे 1 2 3 4, है ना, ये तो क्या होता है रूल ऐसा होता है कि वही, क्योंकि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग इसमें भेज देंगे, है ना। तो क्या बन जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो 4s का और 3d का चेंज हो जाएगा, 4s1 और 3d 10 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। होता क्या है बच्चों कि देखो ये होता है एक्सचेंज एनर्जी, देखो जैसे कि मान लो ये जितने भी ऑर्बिटल जो नीचे, देखो ये बच्चों जो लिखा हुआ है मैंने, ये ऐसे लिखा हुआ रहता है जिसको मैंने शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया है, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, है ना। तो अब देखो बेटा जितने भी ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने जैसे स्पिनिंग ही कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये चाहे तो यहां जा सकता है, ये चाहे तो यहां जा सकता है, ये चाहे तो यहां जा सकता है, ये चाहे तो यहां जा सकता है।
और इस तरह से जितनी बार वो अपनी पोजीशन को चेंज, क्योंकि सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, तो जितनी बार ये एक से दूसरी पोजीशन में जाएगा, हर एक बार क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। उस एनर्जी को कहेंगे हम लोग एक्सचेंज एनर्जी। ऐसा ऊपर वाला भी इलेक्ट्रॉन कर सकता है और ऐसा नीचे नीचे स्पिन वाले भी इलेक्ट्रॉन्स आपस में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी एक्सचेंज एनर्जी के रिलीज करने के कारण ही हम लोग कहते हैं कि ये जो है मोर स्टेबल होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल्स होगा तो उसको डिस्कस करेंगे। आप लोग बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अगर कोई क्वेश्चन जो है जो आप लोग को प्रॉब्लम आई हो, ठीक है, क्योंकि मैंने टॉपिक सारा कवर कर लिया है। अगर कुछ भी अगर रह जाए, अगर आप लोग को जो चीज कोई डाउट रह जाए कुछ एक्सरसाइज में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछना। एक दिन मैं ऑनलाइन क्लास लेकर के, ठीक है, लाइव वीडियो में आकर के आपको सारे डाउट्स को हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को।